हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे कब 62वां भाग। अरे खोल रही हूँ, थोड़ा सा सांस तो ले लो। पता नहीं कौन है इस वक्त, लगता है कि बेल पर हाथ रखकर हटाना ही भूल गए हो, ईशानी ने धीरे से कहा। प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा था, आज डॉक्टर के पास भी जाना था। रणविजय ने तो शाम को आने के लिए कहा था, फिर अचानक से कौन आया जिसने ईशानी के आराम में भी खलल डाल दी थी। क्या हुआ, बहुत जल्दी वापस आ गए? रणविजय को अचानक जल्दी आए हुए देखकर ईशानी ने पूछा। वो पहले ये बताओ कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? पता है मैं कितना डर गया था, रणविजय ने लगभग घबराते हुए ईशानी से पूछा। वह काफी देर से दरवाजे पर खड़ा था। ईशानी सोई हुई थी, इसलिए लगातार बजती हुई बेल से उसकी नींद खुली थी, और दरवाजा देर से खुलने की वजह से रणविजय के दिल को अनदेखे डर ने जकड़ लिया था। सीधे ढंग से तो चला नहीं जा रहा, कमरे में से उठकर दरवाजे तक आने में भी टाइम लगता है। लेकिन तुम ये बताओ, आज इतनी जल्दी सब ठीक तो है ना? ईशानी ने रणविजय के हाथ से उसका बैग लेते हुए पूछा। देर से आता हूँ तो कभी शिकायत नहीं करती, पर आज जल्दी आ गया हूँ तो शिकायत कर रही हो, रणविजय ने ईशानी को अपनी बाहों में लपेटते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूछा है कि आज बॉस ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी छुट्टी नहीं दे दी क्या? ईशानी ने पीछे मुड़कर रणविजय की गले में अपनी बाहें डाल दी। एक बात बताओ, मैं अधिकतर रात को देर से आता हूँ, फिर भी तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं कहीं और जा सकता हूँ? रणविजय के दिमाग में अभी भी रणधीर सिंह की बातें घूम रही थी, लेकिन रणविजय की बात सुनकर ईशानी मुस्कुरा दी। जिंदगी में रिश्ते हमेशा भरोसे पर चलते हैं, जिन रिश्तों में भरोसा नहीं होता टूट जाते हैं या फिर सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाते हैं, और यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा रणविजय सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हमारे रिश्ते में सिर्फ प्यार है, कोई समझौता नहीं। तो फिर डर कैसा? लेकिन कभी कभी अभी ऐसी हालत में घर में अकेले रहने पर मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मेरा टाइम आसानी से कट जाएगा, ईशानी ने प्यार से कहा। तो फिर तुमने मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? रणविजय ने परेशान होते हुए पूछा। डॉक्टर सुरभि ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में अकेले ईशानी को ना छोड़े, लेकिन ईशानी किसी को भी बुलाने से सीधे मना कर देती थी। वह जानती थी कि अभी उन लोगों की हालत ऐसी नहीं कि वह और किसी का खर्च बर्दाश्त कर सके। ऐसे रणविजय पर आर्थिक बोझ और ज्यादा बढ़ सकता था। मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ जितना कि तुम परेशान हो रहे हो, और तुम्हारे साथ होते हुए भला मुझे कैसा डर? ईशानी ने रणविजय सीने से लगते हुए कहा। मैं जानता हूँ ईशानी, तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा मेरे साथ की जरूरत है, और मैं चाहकर भी तुमको टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, रणविजय सोचते हुए मुस्कुरा दिया। भले ही आज उसकी नौकरी चली गई थी, पर इस मुश्किल घड़ी में भी ईशानी के साथ ने उसे मुस्कुराने की वजह दे दी थी। उसी वक्त उस नन्हे से गर्भस्थ बच्चे ने भी मूवमेंट शुरू कर दी, जैसे कि अपने माता पिता की खुशी में शामिल हो, अपनी अपनी खुशी जताए, जिसे ईशानी के साथ साथ रणविजय ने भी साफ तौर पर महसूस किया। इस बच्चे की हरकत ने तो रणविजय की सारी थकान दूर कर दी। उसने सावधानी से ईशानी को अपनी बाहों में उठाया और ले जाकर बेड पलंग पर लिटा दिया। तुम ठीक कहती हो, हमारे रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ हमारा प्यार है, और प्यार के बल पर तो इंसान भगवान से भी लड़ सकता है। यह इंसान कौन सी चीज है? इस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी, मेरे प्यार की निशानी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, रणविजय ने अपने होठों से ईशानी के पेट को चूमते हुए कहा। रणविजय ऐसे क्यों करते हो? ईशानी ने हल्की झूठी नाराजगी से कहा। क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम होती है क्या? मैं अपनी बेटी से बात करता हूँ तो, रणविजय ईशानी के पास लेटते हुए बोला। नहीं, मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? पहले अपने कपड़े बदलकर फ्रेश तो हो जाओ।
उसके बाद जितनी चाहे बात कर लेना। ईशानी ने रणविजय के जूतों की तरफ इशारा किया। रणविजय जूते पहने ही बेड पर चलाया था। ईशानी की नज़रों का इशारा समझते हुए रणविजय ने जल्दी से अपने पैर बेड से नीचे उतारे और एक आंख दबाते हुए कहा, अरे यार, सब होता रहेगा। परेशान क्यों होती हो? पहले मुझे अपनी बेटी से बात करने दो। अच्छा, इसे बाहर तो आ जाने दो, फिर देखूंगी। इतना बात करते हो, अभी तो देर रात तक घर आने की फुर्सत नहीं मिलती ना। उस समय भगवान जाने क्या हाल होगा। ईशानी ने हल्की नाराजगी से रणविजय को अलग हटाते हुए कहा, मैं दिन रात उसके साथ रहना चाहता हूँ और उसके लिए मैं अपने बॉस की डांट खाने के लिए भी तैयार हूँ। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कहाँ जा रही हो? ईशानी को उठते हुए देखकर रणविजय ने पूछा, तुम्हारे लिए चाय बनाने। और अब जल्दी आ गए हो तो फ्रेश होकर मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। पता नहीं क्यों मुझे सुबह से ही हल्का हल्का पेन हो रहा है। ईशानी ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, तो फिर फोन कर देना था ना, मैं पहले ही आ गया रहता। अब तुम चाय मत बनाओ, हम पहले डॉक्टर के पास ही चलते हैं। रणविजय ने बेड से उठते हुए कहा। ईशानी की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत उसे एडमिट कर लिया था। रणविजय बहुत परेशान था। अकेले उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जेब में अब मुश्किल से ही कुछ पैसे बच गए थे, जो कि हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी पूरे नहीं पड़ने वाले थे। आज गुस्से में वो रणधीर सिंह राणावत के ऑफर के साथ साथ अपनी महीने भर की सैलरी को भी ठुकरा कर आया था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह पैसे का इंतजाम कहाँ से करें। ... और आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ था, उसके बाद वह अधिराज जी या फिर आदित्य को फोन करके उनके लिए भी कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहता था। रणधीर सिंह राणावत ने उससे साफ साफ कहा था कि अब जो कोई भी उसकी मदद करेगा, उसकी मदद का नतीजा उससे भोगना पड़ेगा। पहले ही अधिराज जी ने जो रणविजय की मदद की थी, उसको लेकर रणधीर सिंह और अधिराज सिंह में काफी कहासुनी हुई थी और यह बात रणविजय से छिपी नहीं रह पाई थी। रणविजय बहुत परेशान था, पैसों का इंतजाम भी करना था और ऐसे समय में वह ईशानी को अकेले हॉस्पिटल में छोड़कर जा भी नहीं सकता था। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि पैसों का इंतजाम आगे होगा भी कहाँ से। रणविजय ने एक एक करके सारे विकल्पों पर सोचना शुरू किया। ऐसे समय में किसी से मदद ली जा सकती थी, लेकिन फिलहाल कोई भी रणविजय की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जल में रहकर कोई भी मगरमच्छ से बैर नहीं मोल सकता था। दूसरा, अगर शादी प्रॉपर तरीके से हुई रहती तो कुछ भारी गहने भी होते, जिनको बेचकर इस समय इस मुश्किल घड़ी से निकला जा सकता था, क्योंकि सोना हमेशा संपन्नता के समय श्रृंगार के और विपत्ति के समय आहार के काम में आता है। परंतु ऐसा भी अब इन लोगों के पास कुछ नहीं था, क्योंकि रणविजय सब कुछ छोड़कर ही आया था और ईशानी अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं आई थी। तो फिर आखिर बचा ही क्या था? अगला रास्ता और आखिरी रास्ता। रणविजय सोचते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। अब क्या करेगा रणविजय, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।